यूएस नेवी ने 3 इंडियन वेसल्स पर स्ट्राइक कर दिया। हमारे 3 सेलर्स की जान चली गई और हमारे प्यारे दुलारे दिल के न्यारे मोदी जी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन गए, जो आधा अधूरा सच है। तुम रुको, मैं शुरू से बताता हूँ। मोदी जी और ट्रम्प की 2019 वाली रैली याद है? अब की बार ट्रम्प सरकार। अब देखो, अगर तुम में से कोई भी मोदी जी को सपोर्ट करता है तो वो खुद मुझे बताना कि डिप्लोमेसी नाम की एक चीज होती है, रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए, समझ आता है। पर जनाब, आप तो ट्रम्प के लिए पर्सनली पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने उतर गए हो। आज तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स ने यूएस के किसी भी प्रेसिडेंट के लिए कैंपेनिंग नहीं की। आप पहले हो। इसके बावजूद यूएस कभी हम पर हैवी टैरिफ लगाता रहता है, कभी धमकाता रहता है, वार्निंग देता रहता है, रशिया से तेल नहीं खरीदना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये कैसी एक तरफा आशिकी है सरकार? और अगर है भी तो कम से कम हमें तो बता देते कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका हमारे सामान पर 25% टैरिफ लगा रहा है। इससे बेसिकली होता क्या है, मैं तुम्हें सिंपल तरीके से शॉर्ट में बताता हूँ। मान लो इंडिया का कोई सामान अमेरिका में $100 का बिकता है। अब अमेरिका इंडियन गुड्स पर 25% टैरिफ लगाएगा तो वही इंडियन सामान अब अमेरिका में $125 का मिलेगा, जिसके चलते अमेरिकन लोग कुछ और ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज करेंगे जो थोड़ा बेटर प्राइस पर हो। और चांसेस ये है कि वो अमेरिका का लोकल सामान होगा जो अल्टीमेटली इंडिया को ही नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया प्राइस वॉर में अभी तक हमेशा से जीतते रहा है क्योंकि इंडियन चीजें सस्ती बन जाती है कंपैरेटिवली, क्योंकि हमारा लेबर कॉस्ट कम होता है। इसलिए तो हम अब तक दुनिया भर की कितनी सारी कंपनीज को अपना क्लाइंट बना सके। तभी तो TCS, विप्रो जैसी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। बट इन टैरिफ के चलते हमारे एक्सपोर्ट भी गिरने लगता है और इतना नुकसान हम एज अ नेशन झेलते हैं। और इसमें से किसी भी चीज का जवाब देने के लिए ना डिफेंस मिनिस्टर आगे आते हैं, ना मोदी जी कुछ बोलते हैं। ये गोरा बेवड़ा कितनी बार क्लेम कर चुका है कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर इसने रुकवाई, इससे ईरान वॉर संभल नहीं रही है, घर के झगड़े ये संभाल नहीं पा रहा है, इसकी अपनी जनता इसको रोज गालियां दे रही है। यूएस में प्रोटेस्ट की क्लिप्स कितनी वायरल हुई थी, आपको याद होगा। और ये आदमी क्लेम करता है कि इसने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. कौन से नशे करते हो जनाब? पिछले एक हफ्ते में तीसरा अटैक है अमेरिका का, 3 सेलर्स की जान जा चुकी है इसमें, और मजाल है कि किसी ने कुछ बोल दिया हो। ये आर्मी के लोग नहीं थे, ये कोई जंग पर नहीं गए थे, रेगुलर जॉब कर रहे थे। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमारे बच्चे वापस आएंगे, जो अब दुनिया में नहीं रहे। और बदले में हमने यूएस के डिप्लोमेट को सम्मन किया। 3 इंडियंस की जान की कीमत ये है कि एक यूएस डिप्लोमेट को डांट लगा दी कि अरे ये क्या कर रहा है तुम्हारा देश, कितनी गलत बात है। तुम एक बार सिचुएशन ना वाइस वर्सा करके देखो, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी वॉर जोन में भी हो और हमारे पास लास्ट ऑप्शन भी हो तो भी हम उस शिप को हाथ नहीं लगाएंगे जिसके अंदर एक भी अमेरिकन है, क्योंकि उस अमेरिकन को अगर एक भी खरोच आई तो अमेरिका क्या करेगा ये सारी दुनिया जानती है। ये दबदबा बनाया है अमेरिका ने। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये दबदबा अभी तक हमारा क्यों नहीं बना ओवरऑल। अब तो हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मेजोरिटी स्टेट्स में रूलिंग गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी अपनी सरकार है, बंगाल में भी हम जीत चुके हैं। अब क्या 2090 में विश्व गुरु बनेंगे? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें जाके बदला लेना है, अटैक करना है, बट एटलीस्ट ओपनली कंडेम तो करें कि जो हुआ गलत हुआ। इन 3 लोगों की फैमिली कैसे आंख लगाए देख रही होगी कि पीएम कुछ तो बोले इसको लेकर। ईरान ने भी क्रिटिसाइज कर दिया इस अटैक को और हमारे पीएम साहब कांग्रेचुलेशंस का रिप्लाई बांटते फिर रहे हैं दुनिया को। अब ये कहानी सुनोगे, 2013 में जब इंडियन डिप्लोमेट देवयानी को अमेरिका ने अरेस्ट किया, तब पता है इंडिया ने क्या किया था? यूएस एम्बेसडर को समन करने के साथ साथ यूएस एम्बेसी के सारे सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटा दिए थे। जितने भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं उन सबके स्पेशल प्रिविलेजेस कम कर दिए थे। एम्बेसी एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। एक यूएस डिप्लोमेट को इंडिया से वापस भेज दिया था कि भाई निकल यहाँ से, नहीं जरूरत तेरी यहाँ पे। देवयानी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देकर इंडिया वापस ले आए थे। उस टाइम अमेरिका को लगा था कि अरे ये तो हल्का फुल्का प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद चुप हो जाएंगे, बट ऐसे अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया था हमने। और तब बात सिर्फ एक अरेस्ट की थी, आज 3 लोगों को मारा है यूएस ने, गलती से नहीं, जानबूझकर, सोच समझकर, ये जानते हुए कि वहां इंडियन सेलर्स हैं। यूएस ने रीजन दिया कि वो शिप ईरानियन ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। शिप ने हमारी वार्निंग्स को भी इग्नोर किया, इसलिए हमने स्ट्राइक किया। बट ये यूएस बोला है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि यूएस ने लास्ट सच कब बोला था। तो इस इंफॉर्मेशन का सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो ही समझना। होल एंड सोल इतना सबको समझ में आ रहा है कि वॉर जितनी मर्जी दूर हो रहा हो, इसकी आग की लपटें इंडिया तक भी पहुंच रही हैं। कभी बढ़ते फ्यूल प्राइस के रास्ते, कभी बढ़ते LPG प्राइस के रास्ते। मैं तो कह रहा हूँ धर साहब को बुलाओ यार, कहीं धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट कोई और ना ले जाए। जब तक के लिए मैं भी जरा न्यूज दिखाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो सेलर्स पाकिस्तानी एजेंट हो। तुम्हें याद होगा वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि क्यों इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम का सेलिब्रेशन आधा सच है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पीएम रहे हैं, मतलब 16 इयर्स 286 डेज। जबकि मोदी जी पिछले 12 साल से पीएम है, जो कि स्टिल काफी लंबा समय है। तो एज अ पॉलिटिशियन तो तारीफ करनी बनती है भाई। बट बीजेपी स्टार्टिंग के 5 साल नेहरू जी के काउंट ही नहीं कर रही, क्योंकि उस टाइम पर पीएम इंडियन वोटर्स ने नहीं, कांग्रेस ने चुना था। इंडिया में पहली बार 1951 में इलेक्शन हुए थे, तो बीजेपी वहां से नेहरू जी का टेन्योर काउंट कर रही है। इसलिए कई हेडलाइंस में आपको दिख जाएगा पीएम हैज बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम। पर भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक सेकंड, ये मूवी चल रही है क्या कोई? वैसे लग तो यही रहा है, डायरेक्टेड बाय मोटा भाई। कोलकाता की गवर्नमेंट बिल्डिंग में आग लगने से 4000 से ज्यादा ईवीएम मशीन स्वाहा हो गए। देखो, अगर तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कुछ गलत नहीं सुन पाते तो एक बार अपने घुटने पर थोड़ा जोर लगाना, सोचना तुम्हारे आसपास आखिर चल क्या रहा है। इलेक्शन खत्म होते ही ईवीएम मशीन जल जाती
जाती है। नीट पेपर लीक हुआ तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिस में आग लग गई। हिंदू मुस्लिम करके लोगों को आपस में लड़वा रखा है। यूथ हमारा कॉकरोच है, टीचर्स हमारे 2 कौड़ी के हैं और स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तानी है। पर विश्वगुरु से कुछ पूछो तो वो बोलते हैं कि सब चंगा सी। Everything is fine. वेस्ट बंगाल के फायर मिनिस्टर हैं कौशिक चौधरी। उनके अकॉर्डिंग आग की शुरुआत नीचे के फ्लोर से हुई थी। बीच के फ्लोर्स में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और अपर फ्लोर्स में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है जहां ईवीएम्स पड़े थे। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? अरे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आग लगी कैसे। पर देखो गर्मी इतनी है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, किसी न किसी वजह से आग लग जाती है यार। आई डोंट नो, देखो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। अगली न्यूज है एआई की, क्योंकि गूगल की लंका लगने वाली है, क्योंकि हमारी आदतें बदल चुकी हैं। बताता हूं अगले 1 मिनट में। गूगल का असली बिजनेस एंड्रॉइड नहीं है, यूट्यूब नहीं है, उसका सबसे पावरफुल बिजनेस है सर्च। और अब वही सर्च बड़े खतरे में है। पिछले 20 साल से जब भी कोई क्वेश्चन होता था हम गूगल खोलते थे। हम ये भी नहीं बोलते थे कि सर्च करो, हम बोलते थे गूगल करो। और अब हम सीधा चैट जीपीटी या जेमिनाई खोलते हैं, क्योंकि कौन 10 लिंक्स पर क्लिक करके देखे यार कि कौन सा सही है कौन सा गलत, कहां जाए। एआई एक झटके में सीधा सटीक जवाब देता है हर सवाल का। और यही गूगल के लिए उसके गले का कांटा बन रहा है उसका बिजनेस मॉडल। भाई गूगल पैसे ही तब कमाता है जब हम लिंक्स ओपन करते हैं जहां एड्स दिखते हैं। अब भले तुम गूगल की जगह जेमिनाई यूज करना शुरू कर दो जो ऑलरेडी गूगल का ही है, बट स्टिल वहां ना उसे कोई लिंक क्लिक्स मिलते हैं ना वेबसाइट। अभी एडवर्टाइजर्स भी प्रॉपरली वहां नहीं पहुंचे हैं, जो मुझे लगता है आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। बट स्टिल गूगल अब तक अकेला था, बट एआई ने जेमिनाई को चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी इन सब से कंपीट करना पड़ेगा। तो गूगल की मोनोपोली धीरे धीरे कहीं खत्म तो नहीं होने वाली? कहीं गूगल अगला नोकिया या कोडैक तो नहीं बनने वाला? भाई अगले कुछ साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं एआई और बिजनेस दोनों के लिए। तुम बताओ सर्च का फ्यूचर तुम्हें क्या लगता है? और अगली अपडेट है राजेश एक्सपोर्ट स्कैम से रिलेटेड, जिसके बारे में तुम्हें पता क्यों होना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। सोचो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बोला भाई मेरा 10 करोड़ का बिजनेस है, आजा पार्टनरशिप करते हैं साथ में, तुझे इन्वेस्ट करना है, ये तेरा कंट्रीब्यूशन है और इतना प्रॉफिट बटेगा आपस में। तुम जोश जोश में पार्टनरशिप कर भी लेते हो क्योंकि भाई अगर 10 करोड़ का बिजनेस है तो बढ़िया ही होगा यार, अच्छा ही चल रहा होगा। पर बाद में तुझे पता चलता है बिजनेस 10 करोड़ का नहीं 10 लाख रुपए का था। अब ठीक इससे मिलती जुलती कहानी है राजेश एक्सपोर्ट्स की। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं उन्हें पता है राजेश एक्सपोर्ट्स गोल्ड, ज्वेलरी और एक्सपोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। बट अभी रिसेंटली सेबी ने एलिगेशन लगाया कि 2021 से 2025 के बीच जो 15.15 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है उसे मिस रिप्रेजेंट किया गया है। शायद इस अमाउंट को फिर से सुन लो भाई, 15.15 लाख करोड़। यहाँ पर कुछ हजार करोड़ की बात नहीं हो रही है, 15 लाख करोड़ की फिगर की बात हो रही है। राजेश एक्सपोर्ट्स कहती कि हमारी सब्सिडियरी कंपनी से हमारा रेवेन्यू आया है, ये स्विट्जरलैंड की सब्सिडियरी है। तो सेबी ने बोला प्रूफ दिखाओ, कोई ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, कुछ तो प्रूफ होगा। बट अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। अब आई नो तुम लोग सोच रहे होगे मैं क्या करूं ये जानकर, मुझे क्यों बता रहा है भाई? मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा रेवेन्यू नंबर्स देखकर आप और मेरे जैसे लोग ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इनका शेयर खरीद के। अब पिछले 1 हफ्ते में इनका शेयर अच्छा खासा नीचे गिर चुका है और ये वो कंपनी है जिसमें LIC ने भी इन्वेस्ट किया है। मतलब अगर आपने इसका शेयर नहीं भी खरीदा था फिर भी अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है या थी तो आपको भी फर्क पड़ता है। एक एक क्लेम पास करने में हफ्तों लगा देते हैं LIC वाले, सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर करने में। यहाँ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था और इनको जरा भी होश नहीं था। खैर आप होश में रहो, इस सीरीज को फॉलो करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।